लक्ष्य 44 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई नवीन सार्वजनिक क्षेत्र की नीति 2021। इस नीति का प्रारंभ आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में स्वीकार किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को रणनीतिक तथा गैर रणनीतिक वर्गों में विभाजित किया गया है। रणनीतिक इसमें 4 क्षेत्र के उद्यमों को शामिल किया जाता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष तथा रक्षा संबंधी उद्योग, परिवहन और दूरसंचार, बिजली और पेट्रोलियम, कोयला तथा अन्य खनिज उद्यम, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं विशेष। रणनीतिक क्षेत्रों में केवल 1 या 2 सरकारी इकाई होंगी तथा शेष को निजी क्षेत्र द्वारा विनिवेश के माध्यम से संचालित किया जाएगा। नीति आयोग विनिवेश के संबंध में सुझाव देगा तथा विनिवेश पर सचिवों की एक समिति द्वारा इन सुझावों की समीक्षा की जाएगी। कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें 5 श्रेणियों उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, निष्पक्ष और खराब में स्थान दिया जाएगा। गैर रणनीतिक क्षेत्र उपर्युक्त रणनीतिक क्षेत्रों के अतिरिक्त सभी उद्यमों को गैर रणनीतिक क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। इन सभी क्षेत्रों का सरकार निजीकरण करना चाहती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006, एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए विभिन्न प्रावधान और परिभाषाएं शामिल हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी में निवेश के आधार पर एमएसएमई को 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है: निर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज और सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर एमएसएमईज। निर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई के अंतर्गत सूक्ष्म माइक्रो इकाइयों के लिए 25 लाख रुपए तक का निवेश, लघु स्मॉल इकाइयों के लिए 5 करोड़ रुपए तक का निवेश और मध्यम डब्ल्यूआर इकाइयों के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का निवेश निर्धारित किया गया है। सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर एमएसएमई के लिए सूक्ष्म इकाइयों के लिए 10 लाख रुपए तक का निवेश, लघु इकाइयों के लिए 2 करोड़ रुपए तक का निवेश और मध्यम इकाइयों के लिए 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक का निवेश निर्धारित किया गया है। एमएसएमई संशोधन अधिनियम एमएसएमई अमेंडमेंट एक्ट 2018 वर्ष 2018 में एमएसएमई संशोधन अधिनियम एमएसएमई अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया, जिसमें एमएसएमईज के लिए नई निवेश और कारोबार सीमा निर्धारित की गई। इस संशोधन के अनुसार सूक्ष्म, निर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के लिए निवेश की सीमा करोड़ रुपए और वार्षिक कारोबार टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ रुपए निर्धारित की गई। लघु स्मॉल इकाइयों के लिए निवेश की सीमा 10 करोड़ रुपए और वार्षिक कारोबार की सीमा 50 करोड़ रुपए निर्धारित की गई। मध्यम मीडियम इकाइयों के लिए निवेश की सीमा 20 करोड़ रुपए और वार्षिक कारोबार की सीमा 100 करोड़ रुपए निर्धारित की गई। एमएसएमई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की महत्ता। एमएसएमई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्षेत्र देश में कुल रोजगार का 45% और कुल निर्यात का 50% योगदान करता है। इसके अलावा भारत में 45% औद्योगिक इकाइयां एमएसएमई से संबंधित हैं। एमएसएमई के अंतर्गत 6000 से अधिक प्रकार के उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जो विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसलिए एमएसएमई का विकास और संवर्धन न केवल आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, बल्कि रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि करता है। एमएसएमई से संबंधित योजनाएं: एक प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट्स अंडर माइक्रो एंड स्मॉल एमएसएमई से संबंधित योजनाओं में विलंबित भुगतान के खिलाफ सुरक्षा प्रमुख है। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी सूक्ष्म और लघु उद्यमों माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज से सामान खरीदता है और भुगतान में देरी करता है, तो ये योजना लागू होती है। 2. यदि भुगतान 45 दिनों से अधिक देर से किया जाता है, तो देरी करने वाले को ब्याज देना होगा। 3. ब्याज दर वर्तमान बैंक दर का 3 गुना होगी। इस प्रकार ये योजना एमएसएमई को समय पर भुगतान प्राप्त करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सहायता करती है। 1. सार्वजनिक खरीद नीति। सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक उपक्रमों को अपनी आवश्यकताओं का कम से कम 25% एमएसएमई से खरीदना होगा। इसके अतिरिक्त
4% सामान उन एमएसएमई से खरीदना अनिवार्य है जिनका संचालन SC/ST द्वारा किया जाता है और 3% सामान उन एमएसएमई से जिनका संचालन महिलाएं करती हैं। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP 1 ग्रीनफील्ड एमएसएमई के लिए लोन है। इस योजना के अंतर्गत नए एमएसएमई को लोन दिया जाता है। 2 दिए गए लोन पर 35% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 3 निर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 25 लाख रुपए तक और सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध है। 4 यदि व्यवसाय सफल होता है और समय पर लोन चुकाया जाता है तो विस्तार के लिए भी लोन दिया जाता है। निर्माण क्षेत्र के लिए करोड़ रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाता है जिस पर 35% सब्सिडी मिलती है। अन्य योजनाएं 1 98 मिनट में लोन एमएसएमई को 98 मिनट में लोन उपलब्ध कराने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। 2% ब्याज सब्सिडी सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई को 2% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। 3 क्लस्टर्स की स्थापना क्लस्टर्स की स्थापना का 70% खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 20 तकनीकी केंद्रों एवं 100 विस्तारण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। 5 फंड ऑफ फंड्स 5,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की गई है जो एमएसएमई को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने में मदद करेगा। 5 वैश्विक टेंडर पर रोक 200 करोड़ रुपए तक के वैश्विक टेंडर पर रोक लगाई गई है। 6 उद्योग आधार ज्ञापन एमएसएमई के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई है। देश टैंक ई पोर्टल एमएसएमई के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 3 करोड़ रुपए तक के कोलैटरल फ्री लोन की सुविधा प्रदान की गई है जिसके लिए सरकार गारंटी देती है। इस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। एमएसएमई की रेटिंग पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिससे इन उद्यमों की वित्तीय सुदृढ़ता और पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके अलावा रेलवे छोटे किसानों के लिए एमएसएमई उत्पाद विकसित करने में सहायता करेगा जिससे किसानों और छोटे उद्यमियों को एक नया बाजार मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करना है। इस पहल के अंतर्गत 25 सेक्टरों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य निवेश को प्रोत्साहित करना, तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा देना और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर देना है। इस दिशा में इन्वेस्ट इंडिया के माध्यम से निवेश को आकर्षित किया जा रहा है। स्किल इंडिया और इनोवेटिव इंडिया के तहत देश में कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से नए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन के तहत नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI एक देश द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश है। इसमें कोई विदेशी कंपनी प्रत्यक्ष तौर पर देश में निवेश करती है या भौतिक रूप से किसी कंपनी की स्थापना करती है। इसमें प्रायः बांड अथवा शेयर मार्केट के माध्यम से निवेश किया जाता है। जैसे भारत में कोई विदेशी कंपनी भारतीय शेयर मार्केट में आकर भारतीय शेयरों को खरीदे। इसके अलावा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसके तहत कोई निवेशक शेयर बाजार के माध्यम से किसी देश में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करता है, अर्थात विदेशी निवेशक स्टॉक एक्सचेंज में आकर देशी कंपनी के शेयर खरीदता है अथवा निवेशक भौतिक रूप से किसी कंपनी की स्थापना न करके घरेलू कंपनियों के शेयर खरीदता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की परिभाषा के अनुसार यदि कोई निवेशक किसी कंपनी के 10% से कम शेयरों को प्राप्त करता है तो उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक कहा जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मार्ग भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2 मार्गों से आता है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट इसके तहत नई परियोजनाओं की स्थापना की जाती है। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट इसके तहत निवेशक पहले से चल रही परियोजनाओं में निवेश करता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंत प्रवाह जब कोई निवेशक भारत में निवेश करता है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंत प्रवाह कहते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का बाह्य प्रवाह जब कोई भारतीय निवेशक किसी अन्य देश में निवेश करता है तो उसे बाह्य प्रवाह कहते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभ मेजबान देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है, स्थानीय स्तर पर औद्योगिकरण करने में सहयोग देता है, देश की आयात निर्भरता में कमी लाता है, विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्माण में सहयोग प्रदान करता है, विश्व स्तरीय प्रशिक्षण कौशल के साथ बेहतर मानव पूंजी निर्माण में सहायता प्रदान करता है, कर आधार तथा कर एकत्रीकरण में वृद्धि करता है, देश में प्रौद्योगिकी का विकास होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हानियां घरेलू निवेशक प्रतिस्पर्धा की वजह से आगे नहीं निकल पाते हैं। निवेशक कंपनियों द्वारा प्राप्त किया गया लाभ अपने देश में भेज दिया जाता है। प्रौद्योगिकी आधारित निवेश देश में रोजगार को प्रभावित करता है। सार्वजनिक नीति निर्माण की संप्रभुता पर निवेशक प्रभाव डालते हैं।
कर चोरी की प्रवृत्ति बढ़ती है, जो देश के कर राजस्व को क्षति पहुंचाती है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की संभावनाएं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की संभावनाएं अत्यधिक आशाजनक हैं। देश में सरकारी नियंत्रण को कम करते हुए खुली अर्थव्यवस्था का विकास किया जा रहा है, जिससे निवेशकों के लिए अवसरों का विस्तार हो रहा है। भारत एक वृद्धिशील अर्थव्यवस्था है, जहां कम मजदूरी की उपलब्धता के साथ साथ आइज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए गए हैं। भारत का वृहद घरेलू बाजार निवेशकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है, जहां कौशल की उपलब्धता और पर्याप्त अवसंरचना विकास भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा व्यापक समर्थक सरकार द्वारा विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं और नीतियों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। भारत की सदस्यता विश्व बैंक की बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी माइगा में है, जो निजी निवेशकों को आंतरिक जोखिमों के समय सुरक्षा प्रदान करती है। इन सभी कारकों के संयुक्त प्रभाव से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की संभावनाएं अत्यंत उज्जवल हैं और देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विदेशी निवेश के लिए हाल में किए गए सुधार। 2070 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। 2070 में भारत सरकार ने राज्यों से कहा कि जापानी निवेश को आगे बढ़ाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की मजबूती पर विशेष ध्यान दें। 2018 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के तहत 2020 तक $100 बिलियन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर प्रवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा ई कॉमर्स के क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। भारतीय बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। कोयला खनन क्षेत्र में भी 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। प्रिंट मीडिया की तर्ज पर डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 26% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। रक्षा क्षेत्र में 51% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। किंतु यदि कहीं रक्षा उपकरणों में तकनीकी से संबंधित 51% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता पड़ती है, तो सरकार इस अनुमोदन को 100% तक बढ़ा सकती है। ऑफसेट पॉलिसी क्या है? ये दो देशों के मध्य रक्षा समझौते का एक हिस्सा है। जब भारत किसी देश से रक्षा समझौता करता है, तो वो ये कहता है कि उस देश से प्लांट का स्थानांतरण तो हो, लेकिन साथ ही साथ कुछ उपकरण भारतीय उद्योगों से भी लिए जाएं। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह। पिछले कुछ वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतः प्रवाह में वृद्धि देखी गई है। इसके मुख्य कारण आर्थिक उदारीकरण, सस्ता श्रम तथा बड़ा घरेलू बाजार होना है। भारत में सर्वाधिक विदेशी निवेश प्रदान करने वाले देश। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में शीर्ष 5 सबसे बड़े एफडीआई निवेशक देश निम्न हैं। कुल एफडीआई में योगदान का परसेंटेज। मॉरिशस 25%, सिंगापुर 23%, यूएसए 1%, नीदरलैंड 7%, जापान 6%। भारत में सर्वाधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले क्षेत्र। वित्त वर्ष 2023-24 में क्षेत्र के अनुसार भारत के शीर्ष 5 सबसे बड़े एफडीआई निवेशक क्षेत्र निम्न हैं। सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर व्यापार, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल उद्योग। वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले देश। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी। विदेशी संस्थागत निवेशक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। भारत में संस्थागत निवेशक विदेशी निवेशक और घरेलू निवेशक दोनों हो सकते हैं। जब भारत ने विदेशी निवेश के लिए अपना बाजार खोला, तो उन विदेशी निवेशकों को विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई कहा गया है। इसके अंतर्गत सेबी में पंजीकृत होना आवश्यक है। इसका विनियमन सेबी ही करती है। ये प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। भारतीय बाजार विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए पसंदीदा क्यों है? भारतीय बाजार विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है, क्योंकि यहाँ कम कॉर्पोरेट टैक्स होता है, जो निवेशकों के लिए आर्थिक स्थिरता और मुनाफा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्शाने के लिए कई नीतियां लागू की गई हैं, जो निवेशकों को आत्मविश्वास देती है। सरकार की उत्साहजनक नीतियां और विकसित होता शेयर बाजार भी निवेशकों के लिए मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा भारत में सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का व्यवस्थित नियमन होता है, जो कि बाजार की प्रतिस्पर्धा और निवेशकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। लेक्चर 45। गरीबी क्या है? बुनियादी मानवीय जरूरतों जैसे भोजन, वस्त्र तथा आश्रय आदि का अभाव गरीबी कहलाता है। गरीबी को अक्सर सामाजिक बहिष्कार, निर्भरता तथा समाज के अन्य लोगों के साथ सार्थक बंधन विकसित करने की क्षमता में कमी के रूप में अनुभव किया जाता है। गरीबी एक दुष्चक्र के रूप में। दुष्चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राथमिक विकार ऐसे प्रभाव उत्पन्न करता है जो अन्य तरह के विकारों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे गरीबी कुपोषण की तरफ ले जाती है, जो शरीर को और कमजोर करती है, जिससे लोगों को अपने स्वास्थ्य पर अधिक व्यय करना पड़ता है, जो लोगों की गरीबी में और भी वृद्धि करता है। दूसरे शब्दों में, गरीब व्यक्तियों के पास अपनी गरीबी के कारण आर्थिक तथा सामाजिक संसाधनों तक पहुंच नहीं हो पाती है, जिससे उनकी गरीबी बढ़ सकती है।
इसका मतलब ये होता है कि गरीब जीवन भर गरीब बना रहता है और उसकी गरीबी का ये दुष्चक्र जीवन पर्यंत चलता रहता है। गरीबी के प्रकार। सामाजिक गरीबी, सोशल पॉवर्टी। गरीबी का संबंध केवल आर्थिक अभावों से नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक पहलू भी होते हैं। गरीबी के सामाजिक पहलुओं में सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सम्मान तथा राजनीतिक शक्ति तक पहुंच का अभाव सम्मिलित है। मानवीय गरीबी, ह्यूमन पॉवर्टी। ये आवश्यक मानवीय क्षमताओं जैसे साक्षरता और पोषण की कमी से संबंधित है। संपूर्ण गरीबी, निरपेक्ष गरीबी। ये गरीबी मानवीय उपभोग व्यय खपत स्तर के आधार पर तय की जाती है। जो लोग इस स्तर के खपत का वहन नहीं कर पाते हैं, उन्हें गरीब कहा जाता है। सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी। सापेक्ष गरीबी का अर्थ किसी देश की आय की तुलना में दूसरे देश की आय का कम होना। जिस वर्ग या देश के लोगों का जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचा रहता है, वे उच्च निर्वाह स्तर या प्रति व्यक्ति आय वाले लोगों की तुलना में गरीब माने जाते हैं। निर्वाह स्तर को आय एवं उपभोग व्यय के आधार पर मापा जाता है। विश्व बैंक के अनुसार गरीबी 1 दशक कम आय वाले देश $900 प्रति दिन से कम आय पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को अत्यधिक गरीब माना गया है। 2. निम्न मध्यम आय वाले देश $3.20 प्रति दिन से कम आय पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को निम्न मध्यम आय में रहने वाला माना गया है। 3. उच्च मध्यम आय वाले देश $5 प्रति दिन से कम आय पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को उच्च मध्यम आय में रहने वाला माना गया है। गरीबी से संबंधित अलग अलग देशों के अलग अलग मापदंड क्यों हैं? जैसे जैसे देश अमीर होते जाते हैं, इसी तरह उनकी बुनियादी आवश्यकता संबंधित धारणा परिवर्तित होती जाती है, और जैसे जैसे आवश्यकताओं का विस्तार होता है, बुनियादी आवश्यकताओं के मौद्रिक मूल्य में भी वृद्धि होती जाती है। इस वजह से गरीबी से संबंधित अलग अलग देशों के अलग अलग मापदंड हैं। अत्यंत गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तावित सबसे गंभीर प्रकार की गरीबी है। इसे भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं, आश्रय, शिक्षा, सूचना और बुनियादी आवश्यकताओं के गंभीर अभाव की विशेषता के रूप में परिभाषित किया गया है। 2011 की कीमतों के आधार पर प्रतिदिन $1.9 से कम तथा 2021 की कीमतों के आधार पर प्रतिदिन $2.1 से कम आय वालों को अत्यंत गरीबी में शामिल किया गया है। गरीबी के गैर मौद्रिक पहलू, नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी। ये धारणा कि गरीबी विशेष रूप से आय की कमी से उत्पन्न होती है, त्रुटिपूर्ण है। दरअसल गरीबी निरक्षरता से उत्पन्न होती है। गरीबी कुपोषण से भी पैदा होती है। गरीबी अस्वच्छ पानी पीने से भी पैदा होती है। गरीबी स्वच्छता के ना होने से भी होती है। उदाहरण, महिला साक्षरता दर का आय की तुलना में गरीबी से ज्यादा घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि यदि महिला शिक्षित होती है तो बच्चे कुपोषित कम होते हैं। महिला साक्षरता के फलस्वरूप महिलाओं द्वारा उनके बच्चों को टीका भी लगवाया जाता है, उन्हें स्कूल भी भेजा जाता है। उनका उपयोग बाल श्रमिक के रूप में नहीं किया जाता है। शिक्षित महिलाएं अपने बच्चों की शादी देरी से करती है, जिससे उनकी प्रजनन अवधि बहुत कम होती है और जिसकी वजह से परिवार की जनसंख्या में कमी आती है और परिवार स्वमेव शिक्षित और समृद्ध होता है और समाज की प्रगति में सहायक सिद्ध होता है। निष्कर्ष, हाँ, इस प्रकार महिला साक्षरता एक ऐसा पैमाना है जिस पर निरंतर काम करने की आवश्यकता है। गरीबी एक संज्ञानात्मक कर। गरीबी गरीबों की मानसिक क्षमता को कम करती है, इसीलिए ये एक संज्ञानात्मक कर है। इसके अनुसार जो लोग गरीब हैं, वे गरीबी की स्थिति को संभालने हेतु बड़ी मात्रा में मानसिक ऊर्जा का व्यय करते हैं। ये उनकी अवरुद्ध करते हैं या बैंडविड्थ को कम करता है। इससे वे अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों को प्रबंधित नहीं कर पाते हैं। गरीब लोगों को अपनी ज़रूरत की प्रत्येक चीज़ की कीमत का हिसाब रखना पड़ता है। जैसे वे यदि दूध पर अधिक व्यय करते हैं तो उन्हें रोटी के खर्च में कटौती करनी पड़ती है। तात्कालिक जीवन की ज़रूरतें गरीब व्यक्ति को लंबी अवधि की प्राथमिकताओं पर ध्यान नहीं देने देते हैं। गरीबी का नारीकरण। गरीबी में निवासरत अधिकांश संख्या महिलाओं की है। गरीबी के दुष्चक्र में फंसी महिलाओं और पुरुषों पर के मध्य की खाई विगत दशकों से बढ़ती जा रही है। इसे ही गरीबी का नारीकरण कहा जाता है। कारण, लिंग वेतन अंतर, कम वेतन वाले व्यवसायों में महिलाओं की व्यापकता, काम करने में परिवारों के समर्थन में कमी, व्यवसाय, वित्तीय और तकनीकी शिक्षा का अभाव, औपचारिक रोजगार प्राप्त करने के संदर्भ में महिलाओं के समक्ष सामाजिक पूर्वाग्रह, ऋण, भूमि तथा विरासत जैसे संसाधनों के संदर्भ में महिलाओं की पहुंच का अभाव है। गरीबी के कारण अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक शासन में शोषण, कम सकल घरेलू उत्पाद, उच्च बेरोजगारी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक आपदाएं, संक्रामक रोग, अकाल, स्वास्थ्य समस्या, भेदभाव के कारण सरकारी कार्यक्रमों तक पहुंच का अभाव, विकास की शिथिल गति, संसाधन अभिशाप। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों में संघर्ष की प्रकृतियां हैं, जैसे नक्सलवाद तथा वामपंथी उग्रवाद आदि। विकास के मॉडल गरीबी शमन के लिए अनियुक्त हो सकते हैं, जैसे भारत में श्रम अधिशेष के होते हुए भी पूंजी गहन विकास को वरीयता दी गई है।
गरीबी एक दुष्चक्र है जिसमें माता पिता की गरीबी बच्चों की गरीबी में परिवर्तित हो जाती है। खराब शैक्षिक आधार तथा अन्य व्यावसायिक कौशल का अभाव भी गरीबी को स्थायी बना सकती है। छोटी जोत का होना और उसकी कम उत्पादकता भूमि आधारित गतिविधियों पर निर्भर परिवारों में गरीबी का एक कारण है। गरीबी उन्मूलन योजनाएं राजनैतिक और प्रशासनिक प्रतिबद्धता के अभाव के कारण सफल नहीं हो पाती हैं। खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति के कारण लोगों का एक बड़ा हिस्सा कम उत्पादक और कम रोजगार वाले कार्यों को करने के लिए विवश है। लेक्चर 46 गरीबी और बेरोजगारी, गरीबी की माप, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। गरीबी का विश्वसनीय अनुमान गरीबी उन्मूलन के लिए बनाई जाने वाली नीतियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं के लिए एक अनिवार्य शर्त है। डेटा गरीबी विरोधी कार्यक्रम, योजना तथा नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी में सहायता करता है। स्वतंत्रता पूर्व गरीबी के अनुमान है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान लगाया। उनका अनुमान 16 रुपये से 35 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष था। इसे 1867-68 की आधार कीमतों पर निर्धारित किया गया था। राष्ट्रीय योजना समिति 2938 की गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति प्रति माह 15 रुपये से लेकर 20 रुपये तक भी न्यूनतम जीवन स्तर के परिप्रेक्ष्य पर आधारित थी, जिसमें पोषण संबंधी आवश्यकताएं निहित थी। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बॉम्बे प्लान 1998 तक वर्जिन में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 75 रुपये की गरीबी रेखा का सुझाव दिया था। बम्बई योजना भारत की स्वतंत्रता के बाद की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बम्बई में प्रभावशाली व्यापारिक नेताओं के एक छोटे समूह के प्रस्ताव का एक सेट था। स्वतंत्रता के बाद गरीबी का अनुमान है। योजना आयोग विशेषज्ञ समूह 1962। योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी समूह ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखाएं बनाई, क्रमशः 20 रुपये और 25 रुपये प्रति वर्ष। वीएम दांडेकर और एन रथ 1971 ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS डेटा के आधार पर भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित मूल्यांकन किया गया। वीएम दांडेकर और एन रथ का मानना था कि गरीबी को उस व्यय से प्राप्त किया जाना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 10,050 कैलोरी प्रदान करने के लिए पर्याप्त था। व्यय आधारित गरीबी रेखा के अनुमान ने न्यूनतम कैलोरी खपत मानदंडों पर एक बहस उत्पन्न की। अलग समिति 169 वाई के अलग की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स ने पोषण संबंधी आवश्यकताओं और संबंधित उपभोग व्यय के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा का निर्माण किया। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी मानदंड तय किया तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2700 कैलोरी मानदंड तय किया। इस समिति की इस अनुशंग के आधार पर भारत में पहली बार गरीबी की आधिकारिक गणना शुरू की गई। लकड़ावाला समिति 1993। लकड़ावाला समिति के परिणाम इस विचार पर आधारित थे कि टोकरियों का उपयोग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक CPI-IW और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि मजदूर CPI-AL के निर्माण के लिए किया गया था, जो गरीबों के उपभोग पैटर्न को दर्शाता है। उपभोग व्यय की गणना पहले की तरह कैलोरी की खपत के आधार पर की जानी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में CPI-IW और ग्रामीण क्षेत्रों में CPI-AL का उपयोग राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाएं बनाने के लिए किया जाना चाहिए, जिसे शहरी क्षेत्रों में CPI-IW और ग्रामीण क्षेत्रों में CPI-AL का उपयोग करके अद्यतन किया जाना चाहिए। विशेषज्ञ समूह ने सलाह दी कि गरीबी मापने के लिए केवल राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS डेटा का ही उपयोग किया जाए। गरीबी के अनुमानों को मापने के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। वर्ष 1957 में भारत सरकार ने न्यूनतम परिवर्तन के साथ लकड़ावाला समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। तेंदुलकर समिति 2009। इन्होंने गरीबी का निर्धारण करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग को एक टोकरी की अवधारणा के रूप में माना। इसमें भोजन के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को भी शामिल किया गया। प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का सुझाव दिया गया। ग्रामीण गरीबी के लिए 27.2 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का आधार गरीबी रेखा का मानक माना गया। शहरी गरीबी के लिए 33.3 रुपये प्रतिदिन उपभोग प्रति व्यक्ति व्यय को शहरी गरीबी का मानक माना गया। SR हाशिम समिति 2010। इसका गठन योजना आयोग द्वारा किया गया था। इस समिति ने 12वीं आयोग पंचवर्षीय योजना के लिए शहरी गरीबी की पहचान करने के लिए कार्य किया था। इस समिति ने ये अनुशंसा की कि शहरी क्षेत्र में गरीबी की पहचान आवासीय, व्यावसायिक एवं सामाजिक क्षेत्र में विशिष्ट कमजोरियों के माध्यम से की जाए। शहरी क्षेत्रों में गरीब किसे माना जाए? जो बेघर है या जिनके पास अस्थायी आवास है, उन्हें शहरी क्षेत्र का गरीब माना जाना चाहिए। जिनकी पहुंच बुनियादी सेवाओं तक नहीं है, जिनका काम अस्वच्छ और खतरनाक परिस्थितियों के अधीन है,
जिनके पास सेवाओं के लिए भुगतान की स्थिरता नहीं है, महिलाओं या नाबालिगों के नेतृत्व वाले परिवार, वे परिवार जिनके सदस्य विकलांग या लंबे समय से बीमार हैं। उपर्युक्त आधारों पर शहरी क्षेत्र के गरीबों के चयन की संकल्पना की संस्तुति SR हाशिम समिति ने की। सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 नवे 2021 की जनगणना के बाद यह पहली जाति आधारित जनगणना थी। इस जनगणना के द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग सरकार निम्न योजनाओं में कर रही है: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण, आयुष्मान भारत, मनरेगा के लिए बजट तैयार करने में। रंगराजन समिति 2014 समिति का गठन योजना आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 22 रुपये प्रतिदिन की गरीबी रेखा के सुझाव पर राष्ट्रीय एक्रोपाश की पृष्ठभूमि में किया गया था। इस समिति ने नई गरीबी रेखा का निर्धारण वर्ष पहाया 2011-12 को आधार मानते हुए किया है। इस समिति ने गरीबी की सीमा का निर्धारण शहरों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 47 रुपये और गांवों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 32 रुपये से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को गरीब माना है। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी रणनीति में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं: अर्थव्यवस्था का विकास गरीबी उन्मूलन का प्राथमिक स्रोत है, जैसे अवसंरचना, कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों का उचित विकास होना। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का विकास, कल्याणकारी राज्य के रूप में गरीबी उन्मूलन से संबंधित उपाय, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत तथा मनरेगा इत्यादि। गरीबों के उत्थान के लिए सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा लोगों से प्रगतिशील कराधान के माध्यम से आर्थिक संसाधनों को एकत्र करती है, उससे गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम का संचालन करती है। गरीबी उन्मूलन के क्रम में सामाजिक सुरक्षा का जाल फैलाना, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन तथा जीवन बीमा सुरक्षा जैसे कार्यक्रमों का संचालन करके गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। गरीबी विरोधी कार्यक्रम चलाकर दीनदयाल काविला अंत्योदय योजना, सर्वोदय योजना आदि कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में कौशल का निर्माण करके लोगों को आय अर्जन के लिए सक्षम बनाना। बेहतर वितरण मॉडल के लिए पंचायती राज संस्थानों और नगरपालिका के माध्यम से संसाधनों के वितरण का विकेंद्रीकरण करना। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई एक संकेतक अकेले गरीबी के विभिन्न पहलुओं को नहीं पकड़ सकता। इसलिए ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 2010 में MPI का विकास किया। ये सूचकांक गरीबी को 3 आयामों में मापता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य के आयाम में बाल मृत्यु दर और पोषण को शामिल किया गया है। शिक्षा के आयाम में स्कूल में बिताए गए वर्ष और नामांकित बच्चों की संख्या को मापा जाता है। जीवन स्तर के आयाम में खाना पकाने का ईंधन, शौचालय की सुविधा, पानी की उपलब्धता, बिजली, फर्श की गुणवत्ता और संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार MPI गरीबी को एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण से मापता है, जिससे गरीबी के विभिन्न पहलुओं को समझने में सहायता मिलती है। नीति आयोग और बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI। नीति आयोग को भारत में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के लिए नोडल जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो भारत के लिए भी MPI की गणना करता है, जिसे इंडिया नेशनल मल्टीडिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग का मानना है कि एक राष्ट्रीय MPI केंद्र और राज्यों को विकास में बाधा डालने वाले कारकों को समझने में सक्षम बनाएगा। गरीबी उन्मूलन पर नीति आयोग टास्क फोर्स। गरीबी उन्मूलन पर नीति आयोग ने वर्ष 2015 में अरविंद पनगड़िया के अधीन एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन की रणनीतियों का निर्माण करना था। इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट में रोजगार गहन और सुसतत तीव्र विकास की बात की गई, साथ ही गरीबी विरोधी कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। संधारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 2015 में संयुक्त राष्ट्र विकास सम्मेलन में अपनाया गया। ये साक्षांश 16 उद्देश्यों और 307 संकेतकों के साथ 17 लक्ष्यों का एक समूह है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के ओपन वर्किंग ग्रुप ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द्वारा 2030 तक प्राप्त करने का प्रस्ताव है। अपने 1999 सदस्यों के साथ वैश्विक नागरिक समाज से भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस एजेंडे में शामिल होने का आह्वान किया है। सतत विकास लक्ष्य के तहत 17 लक्ष्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। 1. गरीबी को उसके सभी रूपों में समाप्त करना। 2. भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और संवहनीय कृषि को बढ़ावा देना। 3. स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें और सभी के कल्याण को बढ़ावा दें। 4. समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करें और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा दें। 5. लैंगिक समान
लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। सभी के लिए सस्ती, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और अच्छे काम को बढ़ावा देना। लचीला बुनियादी ढांचे का निर्माण, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना। देशों के भीतर और देशों के बीच असमानताओं को कम करना। शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना। टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें। जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के स्थायी उपयोग, स्थायी रूप से प्रबंधित वनों, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने और भूमि क्षरण को रोकने और जैव विविधता के नुकसान को रोकने, बहाल करने और बढ़ावा देने के लिए सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना। सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करना और सभी स्तरों पर प्रभावी जवाबदेह और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना। सतत विकास के लिए कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना और वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना। सार्वभौमिक आधारभूत आय, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ये सामाजिक सुरक्षा का एक रूप है जिसमें सरकारों द्वारा अपने देश के नागरिकों को एक नियमित और शर्त रहित राशि प्रदान की जाती है। संपूर्ण विश्व में इसे सब्सिडी के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सब्सिडी व्यवस्था में प्रशासनिक लागत तथा भ्रष्टाचार अधिक है तथा नामांकन में बाधाएं अधिक हैं। कोरोना महामारी के पश्चात यूबीआई की आवश्यकता तीव्र गति से बढ़ रही है। विशेषताएं: अधिक सरल और अधिक पारदर्शी गरीबी उन्मूलन तीव्र गति से होता है। प्रशासनिक लागत कम है। लाभार्थी इसका ऐच्छिक प्रयोग कर सकते हैं। आलोचनाएं: लड़कियों और महिलाओं की ज़रूरतों को परिवार के पुरुष सदस्य उपेक्षित कर सकते हैं। लोगों के पास मुफ्त आय के कारण काम करने की प्रवृत्ति कम होती है। कुछ लोग इस पैसे का उपयोग शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन में कर सकते हैं। लेक्चर 47। बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें कार्य करने हेतु इच्छुक तथा योग्य किसी व्यक्ति को मौजूदा मजदूरी दर पर रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है। बेरोजगारी की प्रमुख अवधारणाएं: श्रम बल, लेबर फोर्स। श्रम बल के अंतर्गत 15 तक 19 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग के लोग शामिल होते हैं जो किसी कार्य को करने हेतु योग्य और इच्छुक होते हैं। इसके तहत मौजूदा कार्यबल, काम करने वाले लोगों की संख्या और बेरोजगार अर्थात रोजगार में संलग्न व्यक्तियों की संख्या, बेरोजगारों की संख्या दोनों को शामिल किया जाता है। श्रम बल भागीदारी दर LFPR में जनसंख्या के मौजूदा श्रम बल अर्थात कार्यरत या काम की तलाश में या कार्य के लिए उपलब्ध व्यक्तियों के समूह के प्रतिशत को शामिल किया जाता है। कार्यबल वर्कफोर्स, इसका तात्पर्य उन लोगों से है जो वास्तव में कार्यरत हैं या आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं। श्रमिक जनसंख्या अनुपात वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इसे जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात नियोजित व्यक्तियों की संख्या कुल जनसंख्या अंदर 100। भारत में बेरोजगारी के प्रकार: चक्रीय बेरोजगारी, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेरोजगारी तब होती है जब बाजार में श्रम की मांग कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में, चक्रीय बेरोजगारी तब होती है जब व्यापार चक्र में गिरावट के कारण श्रमिक अपनी नौकरी खो देते हैं। ये व्यापार चक्र साथ परिवर्तित होता रहता है, अर्थात जब आर्थिक वृद्धि मानक मंदी, महामंदी की स्थिति में होगा तब चक्रीय बेरोजगारी अधिक होगी। हालांकि रिकवरी और उछाल के चरण के दौरान चक्रीय बेरोजगारी कम हो जाती है। कीनसियन बेरोजगारी, कुल मांग की कमी भी चक्रीय बेरोजगारी का ही एक रूप है। घर्षण बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये उस समय होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में होता है। ये तब और अधिक हो जाता है जब अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहतर न हो या कार्य करने की स्थिति संतोषजनक न हो। मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये वर्ष के एक विशेष समय या मौसम के दौरान उत्पन्न होती है। उदाहरण स्वरूप, ये कृषि या पर्यटन क्षेत्र से संबंधित उद्योगों में पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये उस समय होती है जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है। ये मांग के स्वरूप में दीर्घकालिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। साथ ही उद्योग की संरचना मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी में परिवर्तन या संबंधित परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाती है। इस बेरोजगारी में व्यक्ति का कौशल रोजगार के लिए आवश्यक नए कौशल से मेल नहीं खाता है। अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसका उपयोग कई अर्थों में किया जा सकता है। ऐसी स्थिति जहां उच्च कौशल वाला व्यक्ति कम वेतन और कम कौशल वाले रोजगार में संलग्न होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट,
ये तब होता है जब लोग किसी ऐसी नौकरी में कार्यरत होते हैं जहां उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कृषि में खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ये उस समय उत्पन्न होती है जब श्रमिक प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार होते हैं, लेकिन कार्य के अभाव में उन्हें बेरोजगार रहने के लिए विवश होना पड़ता है। घर्षण, संरचनात्मक और चक्रीय बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार हैं। प्राकृतिक बेरोजगारी, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी के न्यूनतम प्रतिशत को रेखांकित करता है, जिसे बिल्कुल भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। देश में 2 से 3% के मध्य की बेरोजगारी को प्राकृतिक और अपरिहार्य माना जाता है। तकनीकी बेरोजगारी, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक फर्म द्वारा पूंजी गहन प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए स्वचालन, ऑटोमेशन आदि विकासशील देशों में बेरोजगारी बढ़ने का ये मुख्य कारण है। शैक्षिक बेरोजगारी, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसी स्थिति जहां शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्ति बेरोजगार रहता है। भारत में बेरोजगारी के कारण आर्थिक समृद्धि में मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र की भागीदारी अत्यधिक रही। वहीं विनिर्माण क्षेत्र की और अन्य क्षेत्रों की जो सामान्य रूप में रोजगार दे सकते थे, उनका विकास कम हुआ, जिससे द्वितीय श्रेणी से संबंधित रोजगार का सृजन कम हुआ, जिससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिला। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का ज्यादा विकास और विनिर्माण क्षेत्र का कम विकास। वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों ने, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के सुधारों ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि हुई। निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश द्वारा स्वचालन तथा पूंजीगहन निवेश ने बेरोजगारी को बढ़ावा दिया। पूंजी की कमी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की कमी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी को बढ़ाया है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा से लोगों तक उद्योग संबंधित अवसंरचना तथा कल्प ऊर्जा की आपूर्ति तक लोगों की आवश्यक पहुंच न होने से भी दूरस्थ क्षेत्रों में समृद्धि नहीं हुई, जिससे उन क्षेत्रों के विकास में कमी तथा बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। शिक्षा व्यवस्था में व्यापक दृष्टिकोण की कमी तथा रोजगार नीति और बढ़ती जनसंख्या सहित नीतिगत मुद्दे ने बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाया है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के बीच संबंध। फिलिप्स वक्र मुद्राधि दरेच एक सदस्यता मुद्रास्फीति, अल्प बेरोजगारी, उच्च बेरोजगारी। बेरोजगारी दर, ये मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर के मध्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध को दर्शाता है। अर्थात मुद्रास्फीति जितनी अधिक होगी, बेरोजगारी दर उतनी ही कम होगी, और मुद्रास्फीति जितनी कम होगी, बेरोजगारी दर उतनी ही अधिक होगी। बेरोजगारी कम करने हेतु नीतियाँ। आपूर्ति पक्ष, विश्व स्तरीय अवसंरचना के विकास हेतु निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सुधार करना आवश्यक है। सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश और निजीकरण करना आवश्यक है। भारत में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों को गति देना आवश्यक है। देश में नवाचार को प्रोत्साहित करना तथा रोजगार परक शिक्षा आवश्यक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता हेतु प्रयास करना तथा खाद्य प्रसंस्करण को आगे बढ़ाना अनिवार्य है। व्यावसायिक गतिहीनता को समाप्त करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाना, श्रमिकों और फर्मों को संचालित करने में मदद करने के लिए भौगोलिक सब्सिडी, लचीलापन बढ़ाने के लिए श्रम बाजार विनियमों को समाप्त करना, दीर्घकालिक बेरोजगारी को समाप्त करने की दिशा में फर्मों को प्रोत्साहित करने के लिए रोजगार सब्सिडी प्रदान करना, वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी को कम करने के लिए न्यूनतम मजदूरी, शक्तिशाली ट्रेड यूनियनों को कम करना, मांग पक्ष मौद्रिक नीति, सकल मांग को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में कटौती करना, राजकोषीय नीति, सकल मांग को बढ़ावा देने के लिए करों में कटौती करना एवं व्यय को बढ़ाना, निर्यात मांग को बढ़ावा देने के लिए विनिमय दरों को कम करना। लक्ष्य 48, मुद्रास्फीति महंगाई क्या है? समय के साथ मूल्य परिवर्तन की दर, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य में निरंतर वृद्धि ही महंगाई है। महंगाई तब ही मानी जाएगी जब वर्तमान में तो कीमतें बढ़ ही रही हों, भविष्य में भी उसके बढ़ने की संभावना हो। महंगाई बढ़ने के प्रभाव, बजट असंतुलित हो जाता है, लोगों का कल्याण प्रभावित होता है, मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाती है, गरीबों पर अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा उपभोग पर खर्च हो जाता है, निवेश प्रभावित होता है, मुद्रा का मूल्य ह्रास हो जाता है। मुद्रास्फीति के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। धीमी मुद्रास्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इसे रेंगती मुद्रास्फीति भी कहते हैं। जब वस्तुओं के सामान्य मूल्य में 4% की वृद्धि होती है तो इसे सामान्य महंगाई के तहत गिना जाता है। इसमें महंगाई दर धीरे धीरे बढ़ती है, इसीलिए इसे मूल्य स्थिरता में गिना जाता है। ये अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक मानी जाती है क्योंकि उत्पादक और व्यापारी को इससे लाभ मिलता है, वो प्रोत्साहित होते हैं और अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, जब धीमी मुद्रास्फीति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और इस पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति दौड़ती मुद्रास्फीति की श्रेणी में आती है। इसमें मुद्रास्फीति 4 से 10% तक पहुंच जाती है। भागती मुद्रास्फीति, रनअवे इन्फ्लेशन,
जब सरकारें 8 से 10% तक की महंगाई दर को नियंत्रित नहीं कर पाती हैं, तो ये अचानक तेजी से बढ़ने लगती हैं और भागती हुई मुद्रास्फीति में परिवर्तित हो जाती हैं। अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन, जब वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, इसमें मासिक मुद्रास्फीति दर 20 से 30% या उससे अधिक हो जाती है, तो यह स्थिति अति मुद्रास्फीति की श्रेणी में आती है। कारण सरकारों द्वारा लाई गई गलत राजकोषीय नीतियों का परिणाम होती है। जब कोई राष्ट्र अपने खर्चे से अधिक उधार लेता है और घाटे के वित्त पोषण के माध्यम से अधिक धन का सृजन करता है, कोई देश युद्ध के कारण भी अति मुद्रास्फीति में फंस जाता है, क्योंकि नागरिक उत्पादन स्थानों और कंपनी को सैन्य उद्देश्यों के लिए मोड़ दिया जाता है। कभी कभी सामाजिक अशांति भी उत्पादन में बाधा उत्पन्न कर देती है, जिससे महंगाई बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। कुछ क्षेत्रों में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुछ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, उनकी मांग में गिरावट आ जाती है, फलतः मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वेतनभोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनकी आय स्थिर रहती है, जबकि वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती रहती है। क्रय शक्ति में गिरावट आएगी। उत्पादन प्रतिरूप में विकृतियां उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि उत्पादन गैर आवश्यक वस्तुओं की ओर स्थानांतरित हो जाता। समृद्धि और उद्योग के लिए ऋण की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए सरकारें ब्याज दर में वृद्धि करती है, जिससे पूंजी लागत में वृद्धि होती है और ऋण संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे समृद्धि दर में गिरावट आती है। निर्यात पर प्रभाव। वस्तु महंगी हो जाने पर विदेशी आयातक हतोत्साहित हो सकते हैं, फलतः निर्यात में भी गिरावट आती है। आयात पर प्रभाव। आयातित वस्तुएं सस्ती होती है, जिससे आयात में वृद्धि होती है। विदेशी मुद्रा पर प्रतिकूल प्रभाव। उच्च आयात से विदेशी मुद्राओं की उच्च मांग होती है, जिससे राष्ट्रीय मुद्रा के मूल्य का ह्रास होता है। बचत हतोत्साहित हो सकती है। मुद्रा के मूल्य में गिरावट आने से अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे बचत दर में गिरावट आएगी। आय के असमान वितरण को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। निर्धन और निर्धन हो सकता है। सट्टेबाजों कालाबाजारियों की आय में वृद्धि हो सकती है, जिससे आय के वितरण में असंतुलन को बढ़ावा मिल सकता है। भ्रष्टाचार में वृद्धि हो सकती है। कालाबाजारी, जमाखोरी आदि को बढ़ावा मिल सकता है। राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो सकती है। सरकार के लिए ऋण लेना महंगा हो सकता है, जिससे राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति को नियंत्रित या कम करने हेतु उपाय। मौद्रिक उपाय। ये देश के केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाने वाला उपाय है। संकुचनकारी या महंगी मुद्रा नीति, कंट्रैक्शनरी और डियर मनी पॉलिसी, मुद्रा की आपूर्ति कम करना। सीआरआर, एसएलआर कमांकी और डिजोनरी मुद्रांक करना। अतिरिक्त गुणात्मक नियंत्रण विधि, ऋण मार्जिन को बढ़ाना। मौद्रिक उपायों की सीमाएं। यदि मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि के कारण होती है, तो मुद्रास्फीति को रोकने में मौद्रिक उपाय असफल हो जाते हैं। उच्च ब्याज दर, जिससे उत्पादक क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण का प्रवाह कम हो जाएगा, फलतः समृद्धि में गिरावट आएगी। असंगठित बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक उपस्थिति। राजकोषीय उपाय। ये केंद्र सरकार द्वारा किया जाने वाला उपाय है। इसे राजकोषीय नीति यानी बजटीय नीति के माध्यम से लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रिया में शामिल हैं: प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, अप्रत्यक्ष करों में कमी, सार्वजनिक व्यय में कमी। राजकोषीय उपायों की सीमाएं। प्रत्यक्ष करों में वृद्धि के कारण व्यय में गिरावट आ सकती है। अप्रत्यक्ष करों में कमी के कारण सार्वजनिक व्यय में गिरावट आ सकती है। सार्वजनिक व्यय में गिरावट होने से राजनीतिक बाधाएं उत्पन्न होंगी। महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर किए जाने वाला व्यय अचानक कम कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे विकास दर प्रभावित होती है और सकल घरेलू उत्पाद पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रशासनिक उपाय। प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा किया जाने वाला उपाय। कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य तेल, प्याज, दाल आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना। लीकेज को कम करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना। जमाखोरी और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाना। कम आपूर्ति वाली वस्तुओं के आयात को रोकना। कुछ आवश्यक वस्तुओं के भविष्य पर व्यापार अस्थायी प्रतिबंध लगाना। महत्वपूर्ण पद तथा शब्दावली। अस्फीति, डिसइन्फ्लेशन। ये मुद्रास्फीति की दर में होने वाली गिरावट को संदर्भित करता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार में कमी के बिना मूल्य स्तर में गिरावट होने लगती है। इसे आमतौर पर वांछनीय माना जाता है। अवस्फीति, डिफ्लेशन। ये मूल्य स्तर में होने वाली सतत गिरावट को दर्शाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें उत्पादन, रोजगार आदि में गिरावट के साथ साथ मूल्य स्तर कम होता है। ये मंदी की ओर ले जाता है। रिफ्लेशन। अर्थव्यवस्था के मंदी महामंदी से बाहर निकलने के दौरान ये स्थिति उत्पन्न होती है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आर्थिक सुधार के चरण के दौरान उत्पादन, रोजगार आदि में वृद्धि के साथ साथ मूल्य स्तर में भी वृद्धि होती है। लेक्चर 49 पेज मुद्रास्फीति भाग 2 महत्वपूर्ण पद तथा शब्दावली। मुद्रास्फीति अंतराल, इन्फ्लेशनरी गैप। ये उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें सकल मांग अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता से अधिक होती है, अर्थात पूर्ण रोजगार स्तर पर कुल आपूर्ति। ये मुद्रास्फीति की ओर ले जाता है। अवस्फीति अंतराल, डिफ्लेशनरी गैप।
ये अवस्फीति और मंदी की ओर ले जाता है। मंदी रिसेशन, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें लगातार 2 क्रमागत तिमाही तक सकल घरेलू उत्पाद की नकारात्मक वृद्धि बनी रहती है। महामंदी डिप्रेशन, ये मंदी का एक चरम रूप है और ये एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें मंदी दीर्घकालिक अवधि तक बनी रहती है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में महामंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मंदी के लिए अनुभव सिद्ध सामान्य नियम दर्शाते हैं कि इसमें लगातार 2 क्रमागत तिमाही तक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर नकारात्मक बनी रहती है। साथ ही महामंदी के संबंध में अनुभव सिद्ध सामान्य नियम दर्शाते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में सामान्य रूप से 10% तक की गिरावट आ सकती है। इन्फ्लेशन स्पाइरल, ये अर्थव्यवस्था में एक ऐसी मुद्रास्फीति जनित स्थिति को रेखांकित करता है जो पारिश्रमिक और मूल्य के मध्य परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। जब पारिश्रमिक के कारण मूल्य में वृद्धि होती है और मूल्यों के कारण पारिश्रमिक में वृद्धि होती है तो उस स्थिति को सर्पित मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन स्पाइरल के रूप में जाना जाता है। इसे पारिश्रमिक मूल्य सर्पिल के रूप में भी जाना जाता है। अर्थव्यवस्था की ओवरहीटिंग ऑफ इकोनॉमी, ये उछाल के दौरान उत्पन्न होने वाली एक ऐसी स्थिति है जो सकल मांग में भावी वृद्धि, वास्तविक उत्पादन, रोजगार आदि में वृद्धि करने में विफल रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। दबावग्रस्त दमित मुद्रास्फीति सप्रेस्ड रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, ये उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें सकल मांग वस्तुतः सकल आपूर्ति से अधिक हो जाती है, लेकिन सरकार प्रत्यक्ष मूल्य नियंत्रण उपाय जैसे मूल्य विनियमन, सीलिंग मूल्य आदि द्वारा मूल्य स्तर को बढ़ने से रोकती है। खुली मुद्रास्फीति ओपन इन्फ्लेशन, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें मूल्य स्तर बिना किसी सरकारी मूल्य मौद्रिक दमनकारी उपाय के बढ़ जाता है। यह मूल्य स्तर में लगातार होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। मिजरी इंडेक्स, ये मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर के समग्र योग को रेखांकित करता है। मुद्रास्फीति जनित मंदी स्टैगफ्लेशन, यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें मंदी या बेरोजगारी के साथ उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे मंदी और बेरोजगारी वाली मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। ये लागत जन्य मुद्रास्फीति के कारण उत्पन्न होती है। कोर इन्फ्लेशन, यह केवल उन वस्तुओं की कीमत पर आधारित मुद्रास्फीति होती है जिनकी कीमतों में अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। इसमें खाद्य तथा ईंधन वस्तुओं की कीमतों को शामिल नहीं किया जाता है। इसका उपयोग मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति, इसमें खाद्य पदार्थ, ऊर्जा, आवास और अन्य सभी वस्त्रों और सेवाओं की कीमतें शामिल होती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति की समग्र दर को दर्शाती है और ये उपभोक्ताओं द्वारा अनुभव की गई मुद्रास्फीति की व्यापकतम माप होती है। कृषि मुद्रास्फीति का तात्पर्य उन कृषि उत्पादों और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से है जो कृषि क्षेत्र में उत्पादित होते हैं। ये मुद्रास्फीति कृषि क्षेत्र के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित होती है। तिर्यक मुद्रास्फीति स्क्यूफ्लेशन एक आर्थिक अवधारणा है जो तब होती है जब किसी अर्थव्यवस्था में कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं जबकि अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें स्थिर रहती हैं या धीमी गति से बढ़ती हैं। इस स्थिति में मुद्रास्फीति की दर समग्र रूप से कम या मध्यम रह सकती है, लेकिन कुछ विशेष वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति का मापन मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, इसे किसी विशिष्ट बाजार की चयनित वस्तुओं के थोक मूल्य के आधार पर आकलित किया जाता है। इसमें सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसे 3 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक वस्तुएं 22.43%, ईंधन और विद्युत 13.43%, विनिर्मित उत्पाद 64.7.2%। भारत में इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा संकलित किया जाता है। वर्तमान समय में इसका आधार वर्ष 2011-12 है। थोक मूल्य सूचकांक की गणना में अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता है। भोग मूल्य सूचकांक सक्रिय की गणना में असंगठित क्षेत्रों के उत्पाद को शामिल नहीं किया जाता है। बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, थोक मूल्य सूचकांक के अतिरिक्त भारत में मुद्रास्फीति की गणना उपभोक्ता स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से की जाती है। उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों के लिए उपभोग बास्केट में व्यापक अंतर विद्यमान होने के कारण भारत द्वारा 4 उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को अपनाया गया है। 1. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक। 2. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी गैर मैनुअल कर्मचारी। 3. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक। 4. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण श्रमिक। 5. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक। इसका उपयोग मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते के निर्धारण के लिए किया जाता है। ये श्रम और रोजगार मंत्रालय की एक संलग्न कार्यालय अर्थात श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित और अनुरक्षित किया जाता है। इसका आधार वर्ष 2016 है। 2. उपभोक्ता मूल्य चकांक शहरी गैर मैनुअल कर्मचारी। ये सूचकांक जनसंख्या के शहरी वर्ग द्वारा उपभोग किए जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं के औसत खुदरा कीमतों के स्तर में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है।
इसका उपयोग भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों के कर्मचारियों अर्थात उड्डयन, संचार, बैंकिंग, बीमा, दूतावास और अन्य वित्तीय सेवाओं के महंगाई भत्ते के निर्धारण हेतु किया जाता है। इसका आधार वर्ष 1984-88 है। पुराने आधार वर्ष के कारण इसे जनवरी 2011 से बंद कर दिया गया। 3. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक। इस सूचकांक का उपयोग विभिन्न राज्यों में खेतीहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने के लिए किया जाता है। ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के संलग्न कार्यालय अर्थात श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है। इसका आधार वर्ष 1986-88 है। 4. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण श्रमिक। इसका उपयोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सरकार के ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हेतु न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण श्रमिक CPIRL का उपयोग मनरेगा मजदूरी निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये श्रम और रोजगार मंत्रालय की एक संलग्न कार्यालय अर्थात श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है। इसका आधार वर्ष 1986-88 है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में नवीनतम परिवर्तन वर्ष 2011 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, जिसे अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSSO कहा जाता है, द्वारा संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त अर्थात ग्रामीण शहरी शामिल हैं। इसका आधार वर्ष 2011-12 है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त का उपयोग मौद्रिक नीति के उद्देश्य के लिए एकमात्र मुद्रास्फीति उपाय के रूप में किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI बास्केट थोक मूल्य सूचकांक WPI बास्केट की तुलना में अधिक व्यापक है, अवधि के आधार पर मुद्रास्फीति का मापन, वार्षिक औसत मुद्रास्फीति का मापन, बास्केट जैसन अर्थात तब मराधात करके अमता से अधिकांक दर शाह विगत 52 सप्ताह में मुद्रास्फीति दर का औसत बिंदुवार पॉइंट टू पॉइंट मुद्रास्फीति दर ये विगत 20 कर वर्ष की किसी विशेष सप्ताह और चालू वर्ष के उसी सप्ताहों के बीच मुद्रास्फीति दर में परिवर्तन को दर्शाता है।